Good morning, students. The topic for today is blood vascular system of Herdmania. So first of all, we will see Herdmania is a chordate animal. The phylum of Herdmania is Chordata. Its subphylum is Tunicata Urochordata and its class is Acidiaceae. तो फाइलम कॉर्डेटा है इसका। कॉर्डेटा फाइलम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो फाइलम कॉर्डेटा में आता है, इसलिए इसका फाइलम कॉर्डेटा हो गया। सब फाइलम इसका ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेटा है। ट्यूनिकेटा का क्या मतलब है? ट्यूनी यानी टेल, टेल यानी कि पूंछ, और यूरो का मतलब भी होता है टेल, टेल यानी कि पूंछ। तो इनके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सिर्फ टेल जो पोर्शन होता है, इनके बॉडी में जो टेल पोर्शन होता है सिर्फ वहाँ पे होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका नाम हो गया ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेटा और इनका क्लास है एसिडिएसी। तो इनमें हम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो हर्डमैनिया का होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। क्लोज टाइप होता है, क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का क्या मतलब होता है और ओपन टाइप का क्या मतलब होता है, हम देख लेते हैं। ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ टिश्यू है, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं चारों तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के 3 काम होते हैं मेनली। सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन, हर एक सेल तक, हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक इनको क्या पहुंचाना होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को ये हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचाते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं ये? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब है? ब्लड ले आता है अपने साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये देता है टिश्यूज को, सेल्स को, ऑर्गन्स को, ऑक्सीजन दिया और इनसे वापस ले लेता है क्या? CO2। इनसे जो CO2 निकलता है उसको वापस ले लेता है ब्लड। तो ऑक्सीजन बाहर निकला और CO2 अंदर गया, CO2 अंदर गया, CO2। तो ये है गैसियस एक्सचेंज हो गया। तीसरा काम क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन। जो भी इनमें वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे वो वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट होके ब्लड में ही आ जाएंगे वापस। वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में चले गए वापस। ये तीनों काम हो गया। पहला काम हो गया न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन जो इसने दिया, ब्लड न्यूट्रिशन देता है टिश्यूज को हर जगह से, तो पहला ये काम हो गया न्यूट्रिशन का। दूसरा काम हो गया गैसियस एक्सचेंज का, दूसरा ये काम हो गया गैसियस एक्सचेंज का, और तीसरा हो गया वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन का। लेकिन इसमें देखिए कि ये जो ब्लड वेसल थी, ये जो ब्लड वेसल थी जिसमें ब्लड चल रहा था, ब्लड चल रहा था, ब्लड के कॉर्पसल्स भी होंगे इसमें, ब्लड में कई सारी चीजें होंगी, ब्लड चल रहा था। ब्लड टिश्यूज में बाहर नहीं गया, ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकला है। ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है। एक भी बार ये ओपन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं ओपन हुआ है कि ब्लड वेसल से बाहर जाए। इसलिए इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्लोज यानी कि जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। अगर बाहर जाएगा तो उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ये है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये 3 बातें हो गई। फंक्शन हो गया, वेल डेवलप्ड होता है वैस्कुलर सिस्टम,
और तीसरी बात है इसका फाइलम, सब फाइलम और क्लास। अब हम बात करेंगे इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 3 पार्ट होता है। पहला होता है हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो पहला होता है हार्ट एंड पेरिकार्डियम। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स। और तीसरा होता है ब्लड। 3 पार्ट्स हो गए, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करेगा। ब्लड वेसल्स में ब्लड जाता है ऑर्गन्स तक ब्लड वेसल्स के थ्रू। और तीसरा ब्लड खुद। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हार्ट और पेरिकार्डियम के बारे में। तो हार्ट और पेरिकार्डियम इसमें हम समझेंगे कि हार्ट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे बना होता है, कैसी मसल्स होती हैं, और पेरिकार्डियम क्या चीज़ है, पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन होता है। तो हार्ट जो होता है सब लोग जानते ही होंगे, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। ये ब्लड को पंप करता रहता है ताकि ब्लड फ्लो हमेशा होता रहे, ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। तो हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग, इसका क्या काम होता है, पंपिंग काम होता है। इसलिए इसको लगातार क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, इसीलिए ये पंप कर पाएगा। तो इसको लगातार क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना है अगर इसको लगातार, तो इसके अंदर जो मसल्स होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होंगी। ऐसी मसल्स होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। तो इसके अंदर कैसी मसल्स पाई जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। बहुत सिंपल है, याद रखना बहुत सिंपल है कि हार्ट का काम होता है पंपिंग का। पंपिंग कैसे करेगा, पंपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पाई जाती हैं हार्ट के अंदर। दूसरा क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का क्या काम होता है और ये पेरिकार्डियम क्या है। ये पेरिकार्डियम सिर्फ एक पाउच है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। अगर ये हार्ट है, ये मान लिए हार्ट है, तो जब भी कोई एनिमल है वो कूदेगा, उछलेगा, कूदेगा, इधर उधर जाएगा, तो उसकी वजह से जो झटके लगेंगे, जो भी शॉक लगेगा, उसकी वजह से हार्ट डैमेज हो सकता है। हार्ट अगर डैमेज हो गया तो तुरंत एनिमल की डेथ हो जाएगी। तो हार्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन। तो हम एक पाउच है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, हार्ट के चारों तरफ ऐसे लगा दिए। इसके अंदर क्या भरा है, फ्लूइड भरा हुआ है, पानी, लिक्विड, पानी नहीं, लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड का नाम क्या है, लिक्विड का नाम, अब लिक्विड किसके अंदर है, ये है पेरिकार्डियम, इसी को कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहते हैं हम इसको। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका क्या नाम होगा, क्योंकि वो पेरिकार्डियम के अंदर है इसलिए उसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम होगा इसका, जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो लगभग ब्लड से मिलते जुलते हुए होते हैं, लगभग सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें जो ब्लड में होते हैं। तो ये, लेकिन ब्लड नहीं होता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसके पेरिकार्डियम के अंदर भरा हुआ है। और पेरिकार्डियम करता क्या है, पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है, ये हार्ट को चारों तरफ से कवर करता है
और इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शॉक। कोई भी शॉक, कोई भी झटका लगने से इसको बचाए रखता है। तो पेरिकार्डियम का मेन काम क्या हुआ? कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। कवरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, फ्रॉम शॉक। ये फंक्शन हो गया पेरिकार्डियम का। और पेरिकार्डियम क्या होता है समझ में आ गया। अच्छा, हार्ट को ज़रूरत थी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए, इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स पाई जाती थी। लेकिन पेरिकार्डियम को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होंगी। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स नहीं, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना हुआ होता है ये? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, अब हम आएंगे, हमने बताया कि इसका जो इसमें फिल्ड होता है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो इसमें भरा हुआ होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो किससे सिमिलर होते हैं? सिमिलर टू ब्लड। ब्लड से मिलते जुलते हुए होते हैं इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये एक पाउच है, इसका ये डायमेंशंस होते हैं 7 to 8 और कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके ब्लड से सिमिलर होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के। अगली अब हम बात करेंगे, तो ये हो गया हार्ट और पेरिकार्डियम पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है इसमें ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 4 टाइप की होती हैं हार्टमानिया के अंदर। पहला का नाम है वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा होता है वेंट्रल साइड को सप्लाई करता है बॉडी के। डॉर्सल एओर्टा होता है डॉर्सल साइड को सप्लाई करता है। तीसरी होती है ब्रैंकियो विसरल वेसल्स और चौथी होती है कार्डियो विसरल वेसल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वेंट्रल एओर्टा की। वेंट्रल एओर्टा, तो वेंट्रल एओर्टा में नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्ट के किस साइड से अराइज करेगा? हार्ट के किस साइड से ये निकलेगा? अराइजेस फ्रॉम वेंट्रल साइड से निकलेगा। तो हार्ट के वेंट्रल साइड से निकलेगा, इसका मतलब अराइजेस फ्रॉम वेंट्रल ओपनिंग ऑफ हार्ट। जो वेंट्रल एओर्टा होगा वो कहाँ से निकलेगा? वेंट्रल ओपनिंग ऑफ द हार्ट से निकलेगा। इसकी खास बात क्या है कि ये है लार्जेस्ट ब्लड वेसल। लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन बॉडी। किसकी बॉडी में? हार्टमानिया की बॉडी में सबसे बड़ा ब्लड वेसल कौन सा होता है? वेंट्रल एओर्टा होता है। और ये अब ब्लड को लेके जाएगा हार्ट से, कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा? अब सप्लाई की बात करें कि ब्लड सप्लाई किस जगह ये करता है? इस मेनली 2 जगह ब्लड सप्लाई करता है। पहला करता है ये साइड टेस्ट वेसल्स को। पहला करता है ये साइड SIDE साइड टेस्ट वेसल्स। ये बहुत खास बात है कि साइड टेस्ट वेसल्स क्या होती हैं। साइड टेस्ट वेसल्स यही है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। किसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन? हार्टमानिया की। हार्टमानिया में यही जो साइड टेस्ट वेसल्स होते हैं यही रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब ये ब्लड वेसल्स हो गए, इससे ब्रांचेस निकलती हैं
छोटी 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 ढेर सारी इस तरह से ये ब्रांचेस निकली, बॉडी के सरफेस तक जाती हैं, वहाँ ये पतली हो जाती है, ये मेम्ब्रेन जो है, ये बाउंड्री जो है बिल्कुल पतली हो जाती है। यहाँ से ब्लड आता है, CO2 लेके ब्लड आता है, यहाँ से CO2 बाहर निकाल दिया जाता है और O2 अंदर ले लिया जाता है। इन्हीं का नाम है टेस्ट वेसल्स। यही है साइड टेस्ट वेसल्स। इसीलिए ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहे जाते हैं, क्योंकि ये CO2 और O2 के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें टेस्ट वेसल्स कहा गया है। और दूसरा, ये जो वेंट्रल एओर्टा है, वेंट्रल ओपनिंग ऑफ द हार्ट से शुरू हुआ, लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी है, हार्डमैनिया के, सप्लाई करता है साइड टेस्ट वेसल्स को। पहला साइड टेस्ट वेसल्स क्या होते हैं वो हमने बता दिया है। और दूसरा, ये किसको सप्लाई करता है? पहला ये सप्लाई करता है साइड टेस्ट वेसल्स को, दूसरा ये सप्लाई करता है, दो सर्कुलर रिंग्स बनाता है, दो सर्कुलर रिंग्स बनाता है और सप्लाई करता है किसको? इधर बता देते हैं, ब्रैंकियल साइफन जो होता है, ऐसे ब्रैंकियल साइफन होता है, ये ब्रैंकियल साइफन है, इसमें ये चारों तरफ ऐसे सर्कुलर रिंग बनाता है, दो सर्कुलर रिंग ब्लड वेसल्स की बनती है, दो सर्कुलर रिंग्स ब्लड वेसल्स की बनती है, जो सप्लाई किसको कर रही है? ब्रैंकियल साइफन को। ये किसको सप्लाई कर रहा है? ये है क्या? ब्रैंकियल साइफन। और ये क्या है? टू सर्कुलर, सर्कुलर यानी गोला, गोलाकार सर्कुलर रिंग। किसकी सर्कुलर रिंग्स बनी हुई हैं? ये ब्लड वेसल्स की। टू सर्कुलर रिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स यही बनाता है वेंट्रल एओर्टा। दूसरा सप्लाई किसको करता है? ब्रैंकियल साइफन को करता है, ब्रैंकियल साइफन को करता है। किसके थ्रू करता है? टू सर्कुलर रिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स, टू सर्कुलर रिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ब्रैंकियल साइफन को सप्लाई करता है। तो ये हो गई इसकी दूसरी ब्लड सप्लाई। तो ये तीन बातें इसके बारे में हमने जानी, वेंट्रल एओर्टा के बारे में, कहाँ से निकलती है? वेंट्रल ओपनिंग ऑफ द हार्ट, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सप्लाई करती है साइड टेस्ट वेसल्स को और ब्रैंकियल साइफन को। ये बातें हो गई वेंट्रल एओर्टा के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें जो है डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा दूसरे नंबर की ब्लड वेसल है। पहला हमने बताया वेंट्रल एओर्टा, दूसरा बताया डॉर्सल एओर्टा, तीसरा बताया हमने ब्रैंकियो विसरल ब्लड वेसल्स और चौथा हमने बताया था कार्डियो विसरल ब्लड वेसल्स। तो चार थी। वेंट्रल एओर्टा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं डॉर्सल एओर्टा पे। तो डॉर्सल एओर्टा, ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि ये डॉर्सल ओपनिंग जो होगी हार्ट की, डॉर्सल ओपनिंग से अराइज करेगा। कहाँ से अराइज करेगा? अराइजेस फ्रॉम arises from dorsal opening of heart. डॉर्सल ओपनिंग ऑफ द हार्ट से ये निकला जो डॉर्सल एओर्टा है। और ये इसकी पोजीशन समझने की ज़रूरत है कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है। तो इसकी पोजीशन अगर ये ब्रैंकियल सैक है, ब्रैंकियल सैक की जो डॉर्सल सरफेस होती है उस पे इसकी जो बाउंड्री होती है, वॉल होती है, ब्रैंकियल सैक की जो डॉर्सल वॉल होती है, डॉर्सल वॉल, नीचे की तरफ वेंट्रल, ऊपर की तरफ डॉर्सल। तो ब्रैंकियल सैक की जो डॉर्सल वॉल होती है उसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है लैमिना।
सबसे बाहर वाली लेयर का नाम होता है लैमिना। तो ये जो इसमें लेयर है, ये यहाँ पे लैमिना होगी सबसे ऊपर की तरफ। इसी के ऊपर ये जो डॉर्सल एओर्टा है यहीं पे होता है, इसी के ऊपर रन करता है। तो ये पोजीशन हो गई। पोजीशन क्या हो गई? एक तो अराइजेस फ्रॉम डॉर्सल ओपनिंग ऑफ द हार्ट, दूसरा पोजीशन क्या हो गई? पोजीशन हो गई डॉर्सल वॉल लैमिना के ऊपर, डॉर्सल वॉल ऑफ द ब्रैंकियल सैक। पोजीशन हो गई डॉर्सल वॉल ऑफ द ब्रैंकियल सैक। तीसरी बात इसकी हम करेंगे कि इसका जो एंटीरियर एंड होता है, एंटीरियर एंड, जो इसका एंटीरियर एंड होता है वो दो जगह को सप्लाई करता है। तीसरी बात हम सप्लाई की करेंगे। तो इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो दो ब्रांचेस देता है, दो ब्रांच देता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट सप्लाई करता है डॉर्सल ट्यूबरकल को, पहला पार्ट सप्लाई करता है डॉर्सल ट्यूबरकल को, और दूसरा पार्ट सप्लाई करता है साइफनल वेसल्स को। दूसरे पार्ट कहते हैं साइफनल वेसल्स कहे जाते हैं। ये साइफनल वेसल्स बनाता है, नाम से पता चल रहा है साइफनल वेसल्स, यानी ये किसको सप्लाई करेंगे? साइफन को, साइफन को सप्लाई करेंगे। कौन सा साइफन? ब्रैंकियल साइफन। जो ब्रैंकियल साइफन होगा उसको ये सप्लाई करेंगे। और ये कितने होते हैं? 6 to 8 इन नंबर। कितने होते हैं ये? 6 to 8 होते हैं। छोटी छोटी 6 से 8 वेसल्स होती हैं और ये किसको सप्लाई करती हैं? ब्रैंकियल साइफन को सप्लाई करती हैं, इसलिए इनका नाम होता है साइफनल वेसल्स। ठीक है, तो अगली बात अब हम करेंगे, तीसरा टॉपिक उठाएंगे हम। वेंट्रल एओर्टा खत्म हो गया, डॉर्सल एओर्टा खत्म हो गया। अब हम लेंगे तीसरा टॉपिक, ब्रैंकियोविसरल वेसल्स। ये है तीसरे नंबर की वेसल्स। ये जो ब्रैंकियोविसरल वेसल्स होती हैं ये हार्ट से डायरेक्टली नहीं निकलती हैं। जो हमने बात की थी डॉर्सल एओर्टा की, डॉर्सल एओर्टा ही जब पीछे की तरफ आगे बढ़ता है, मतलब पीछे की तरफ जब बढ़ता है, डॉर्सल एओर्टा चलते चलते जब पीछे की तरफ पहुंचता है तो उसी का नाम हो जाता है ब्रैंकियोविसरल वेसल्स। तो ब्रैंकियोविसरल वेसल्स क्या है? ये कोई अलग से, ये डायरेक्टली हार्ट से निकलने वाली वेसल्स नहीं है, ये पोस्टीरियर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डॉर्सल एओर्टा है। डॉर्सल एओर्टा ही आगे चलते चलते जब पीछे की तरफ पहुंचती है, पोस्टीरियर पार्ट में पहुंचती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रैंकियोविसरल वेसल्स। वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पहुंचते ही जो ब्रैंकियोविसरल वेसल्स हैं वो तुरंत यानी इमीडिएटली डिवाइड इनटू, ये दो वेसल्स में डिवाइड कर जाती हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती हैं। इस तरह से जैसे ही ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पहुंच के ब्रैंकियोविसरल वेसल्स बनती हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा वाला है, स्मॉल वाला, स्मॉल वाले का नाम है राइट इसोफेजियल वेसल। राइट इसोफेजियल वेसल ये होता है राइट साइड में। छोटा वाला जो होता है वो राइट साइड में होता है और जो लंबा वाला होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। इस तरफ से बात करेंगे, अगर इसको हम लेफ्ट मान रहे हैं और इसको राइट मान रहे हैं, तब लेफ्ट वाला जो होगा वो लंबा होगा और राइट वाला छोटा होगा। राइट वाले का नाम हमने क्या दिया? राइट इसोफेजियल वेसल। अब ये राइट साइड पे है तो ये किसको सप्लाई करेगा? ये ऑब्वियसली छोटा है भी तो दूसरी जगह कहीं जा नहीं पाएगा, आसपास जो एक दो ऑर्गन होंगे उनको सप्लाई करेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये किसको किसको सप्लाई करता है? राइट साइड में है इसलिए राइट साइड वाले ऑर्गन को सप्लाई करेगा। तो ये दो जगह सप्लाई करेगा, राइट लोब ऑफ लीवर। लीवर जो होता है उसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो ये राइट लोब है क्योंकि ये राइट साइड है और राइट साइड होने की वजह से ये राइट लोब ऑफ लीवर को सप्लाई करेगा। और दूसरा ये किसको सप्लाई करेगा? राइट, दूसरा सप्लाई भी इसकी राइट साइड ही जाएगी क्योंकि ये छोटा है। दूसरी सप्लाई किसको जाती है? राइट साइड ऑफ इसोफेगस को, राइट साइड ऑफ
फेगस। तो ब्रैंकियोविसरल वेसल्स जो हैं ये पोस्टीरियर कॉन्टिन्यूएशन है डॉर्सल एओर्टा की। जैसे ही ये डॉर्सल एओर्टा चेंज होता है ब्रैंकियोविसरल वेसल्स में, तुरंत ही ये डिवाइड कर जाता है दो पार्ट्स में, राइट साइड छोटा, लेफ्ट साइड लंबा। छोटा वाला राइट साइड वाला नाम है राइट इसोफेजियल वेसल्स, ये होती हैं स्मॉल, ये सप्लाई करता है राइट लोब ऑफ लिवर को और राइट साइड ऑफ इसोफेगस को। और जो दूसरी साइड है, लेफ्ट साइड जो है वो लॉन्ग है, उसका नाम क्या है? वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स। दूसरे वाले का क्या नाम है? वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स। और ये लंबी हैं और लेफ्ट साइड में है, तो ये किसको सप्लाई करेंगी? पहले इन दोनों में लेफ्ट साइड ले लेते हैं। इसने किया राइट लोब ऑफ लिवर, ये करेगा लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ये करेगा लेफ्ट लोब ऑफ लिवर को। इसने किया था राइट साइड ऑफ इसोफेगस को, ये करेगा लेफ्ट साइड ऑफ इसोफेगस। तो ये दो तो सप्लाई कर ही दिया है, लेकिन ये आगे चलता रहता है, ये लॉन्ग है, लंबा है, तो ये आगे के भी ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम। किसको किसको सप्लाई करेगा ये? और स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम। और राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये लेफ्ट साइड ऑफ गोनैड्स को भी सप्लाई करेगा। ये लेफ्ट साइड ऑफ द गोनैड्स को भी सप्लाई करेगा। जो लेफ्ट साइड के गोनैड्स होते हैं उनको भी ये सप्लाई करेगा। तो ये तीसरी ब्लड वेसल भी कंप्लीट हो गई। दिस इज द लास्ट ब्लड वेसल ऑफ द हर्डमैनिया। चौथा ब्लड वेसल है कार्डियोविसरल वेसल्स। कार्डियोविसरल वेसल्स ये कहाँ से अराइज होती हैं? कार्डियोविसरल वेसल्स अराइज फ्रॉम डॉर्सल ओपनिंग ऑफ हार्ट। हार्ट के वेंट्रल ओपनिंग से क्या निकला था? वेसल्स अराइज फ्रॉम डॉर्सल ओपनिंग ऑफ द हार्ट। तो वेंट्रल ओपनिंग ऑफ द हार्ट से क्या आ रहा था? वेंट्रल एओर्टा। डॉर्सल ओपनिंग ऑफ द हार्ट से क्या आएगा? कार्डियोविसरल वेसल्स। ये 3 ब्रांचेस देता है। ये कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा? ये कार्डियोविसरल वेसल्स जो होते हैं ये 3 ब्रांचेस बनाते हैं वेसल्स के। इनके 3 ब्रांच निकलेंगे। 3 ब्रांच देखते हैं कौन कौन सा निकलता है। पहला ब्रांच जो होगा इनका वो जाएगा राइट लीवर लोब को। उसका नाम क्या होगा? राइट हिपैटिक वेसल। नाम से ही पता चल रहा है किसको सप्लाई करेगा। राइट यानी राइट साइड, हिपैटिक यानी लीवर, लीवर को कहते हैं हिपैटिक, हिपैटिक यानी कि लीवर। और ये सप्लाई करेगा राइट लीवर लोब को। राइट लीवर लोब को ब्लड सप्लाई करेगा। ये 3 ब्रांचेस होती हैं। पहला है राइट हिपैटिक वेसल्स जो कि राइट लीवर लोब को सप्लाई करेगा। दूसरा है इसोफेजियल वेसल्स, इसोफेजियल वेसल्स। ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है ये किसको सप्लाई करेगा? इसोफेगस को, इसोफेगस को सप्लाई करेगा। तीसरा जो है वो पहली ब्रांच राइट हिपैटिक वेसल्स बन गई, दूसरी इसोफेजियल वेसल्स बन गई और तीसरी जो होती है टेस्ट वेसल्स बन जाती है। टेस्ट वेसल्स हमने बताया था यही होती है, क्या होती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हर्डमानिया की यही होती हैं। टेस्ट वेसल्स यही जाके क्या करेंगी? गैसियस एक्सचेंज कराती हैं, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये चौथा कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे कार्डियोविसरल वेसल्स भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो था
हार्ट एंड पेरिकार्डियम कंप्लीट हो गया। दूसरा ब्लड वेसल्स में 4 वेसल्स थी, डॉर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, ब्रैंकियोविसरल वेसल और कार्डियोविसरल वेसल, ये चारों कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है ब्लड। अब अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड जो हार्डमैनिया का कैसा होता है, रेड नहीं होता है, क्योंकि ब्लड स्लाइटली रेड होता है, बिल्कुल हमारे ब्लड जैसा डार्क रेड नहीं होता है, जैसा हमारा स्ट्रॉ कलर का होता है प्लाज्मा और उसमें आरबीसी मिला के वो जो रेड कलर आता है, वैसा हार्डमैनिया का ब्लड उस कलर का नहीं होता। इसका स्लाइटली रेडिश एंड ट्रांसपेरेंट यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी। अगर ब्लड यहाँ रखते हैं किसी भी कंटेनर में जो खुद ट्रांसपेरेंट है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, इतना वो क्लियर होता है, इतना वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ब्लड जो होता है इसका स्लाइटली रेडिश रेड कलर, हल्का, बहुत हल्का रेड कलर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और इसका कंसंट्रेशन की बात करें तो हार्डमैनिया सी वाटर में रहता है, तो इसके जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो सी वाटर से ज़्यादा होता है। अगर ब्लड का कंसंट्रेशन सी वाटर से कम होगा तो ब्लड में से जो वाटर होगा वो बाहर सी में निकल जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, इसलिए उसको बचाने के लिए ये होता है हाइपरटोनिक होने से क्या फ़ायदा होता है, वाटर बाहर नहीं निकलता है ब्लड में से, बल्कि बाहर से अंदर की तरफ आता है। और उस जो बाहर से अंदर की तरफ वाटर आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको वापस बाहर निकालने के लिए वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैक्यूल्स। ये दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। अभी इतना जानना है कि कंसंट्रेशन जो इनके ब्लड का होता है वो सी वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। हाइपर यानी कि ज़्यादा, हाइपर यानी कि ज़्यादा, टोनिक यानी टोन ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सी वाटर से। तीसरा, इसके कंटेंट्स की बात करें, जो ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं। ब्लड में एक तो ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स कैसे शेप के होते हैं? अमीबॉइड शेप ये होता है जिसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, कोई आकार फिक्स नहीं होता है, तो उसको कहते हैं अमीबॉइड शेप चेंज करते रहते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से। और ये होते हैं कलरलेस। खास बात ये होती है इनका कोई कलर नहीं होता। जो ल्यूकोसाइट होते हैं उनका शेप हो गया अमीबॉइड और कलर नहीं होता है। दूसरे क्या सेल्स पाए जाते हैं? कलर्ड कॉर्पसल्स। इसमें कलर्ड कॉर्पसल्स भी पाए जाते हैं। अब कलर्ड क्यों होते हैं? कलर्ड हमेशा कोई भी चीज़ अगर कलर्ड होती है तो पिगमेंट की वजह से होती है। इसमें कैसे कैसे पिगमेंट होते हैं? ऑरेंज हो सकता है, येलोइश ब्राउन हो सकता है, और ग्रीन हो सकता है। लेकिन ये पिगमेंट कभी भी, जो कॉर्पसल्स के अंदर पिगमेंट होते हैं, ये कभी भी रेड नहीं होते हैं, नेवर रेड, ये बात ध्यान रखनी है। और रेड नहीं होते हैं पहली बात, और दूसरा इन पिगमेंट्स का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं होता है। ये पिगमेंट्स रेस्पिरेशन में कोई हेल्प नहीं करते हैं, तो इनका नो रोल इन रेस्पिरेशन, नो रोल इन रेस्पिरेशन। जैसे कि प्लांट्स में होता है पिगमेंट, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है और वो क्या काम करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन इसमें जो पिगमेंट है, यहाँ फोटोसिंथेसिस तो एनिमल में होती नहीं, रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये हो गई पिगमेंट के बारे में बात। 6 से 7 टाइप के होते हैं ये जो कॉर्पसल्स होते हैं। इनमें एक और बात देख लेते हैं कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। न्यूक्लियस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट भी हो सकता है और न्यूक्लियस एब्सेंट भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या? वैक्यूल्स हमने दिखाया था। किसी में वैक्यूल्स नहीं होंगे, एकदम नहीं होंगे, किसी में एक वैक्यूल होगा, किसी में 2 वैक्यूल होगा, किसी में कुछ वैक्यूल होंगे, किसी में बहुत सारे वैक्यूल होंगे। तो वैक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं? वैक्यूल्स में बी एब्सेंट भी हो सकते हैं,
या फिर फ्यू यानी कुछ, या फिर न्यूमरस ढेर सारे भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसमें देखिए ना तो न्यूक्लियस है ना ही कोई वैक्यूल है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन एक वैक्यूल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है 4 वैक्यूल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है 6 वैक्यूल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है। तो ये 7 टाइप के होते हैं, ये 7 टाइप के कॉर्पसल्स पाए जाते हैं हार्डमैनिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के ब्लड में। ठीक है, अब बचा क्या है? अब हम बात करते हैं ब्लड फ्लो की, कि ब्लड कहाँ से फ्लो करता है, किधर जाता है और कहाँ पहुँचता है और क्या काम करता है। सो नाउ द टॉपिक इज कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन इन हार्डमैनिया includes 1, 2, 3 and 4 type of blood vessels, heart, organs and branchial vessels. First of all, we already know that there are no walls present in the heart. हार्ट में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। हार्डमैनिया का जो हार्ट होता है हमने स्टार्टिंग में ही बताया था और ये भी बताया था कि लास्ट में ये पॉइंट फिर से आएगा। तो हार्ट में कोई वॉल्स नहीं होता है। वॉल्स ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि डायरेक्शन जो होती है ब्लड के फ्लो की वो एक डायरेक्शन नहीं रह पाती है, वो कभी आगे और कभी पीछे, जिधर से प्रेशर आएगा उधर की तरफ ब्लड फ्लो करना शुरू कर देगा। तो चेंजेस डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट रेगुलर इंटरवल, हर थोड़ी देर पे जो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जिस साइड वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। क्योंकि पहले हार्ट जो होता है, एक बार वो हार्ट पंप करता है वेंट्रोडॉर्सली, वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ ऐसे पंप करता है तो ब्लड वेंट्रल टू डॉर्सल जाता है, और दूसरी बार में रिवर्स पंप करता है तो ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इस तरीके से फ्लो जो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वो रेगुलर इंटरवल पे हर थोड़ी देर पे चेंज होता रहता है। इससे क्या होगा, जो आर्टरीज और वीन्स हैं वो अपना अपना फंक्शन चेंज करती रहती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, हार्ट से ब्लड ले जा रहा है, जब इस डायरेक्शन में मान लो ब्लड जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये आर्टरी कही जाएगी क्योंकि ये हार्ट से ब्लड ले जा रही है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड चलने लगा ऊपर की तरफ, तो अब तो इससे ब्लड जा रहा है हार्ट में, हार्ट से बाहर इसमें नहीं आ रहा है, इससे जा रहा है, तो अब इसको वीन्स कहेंगे। जब हार्ट से ब्लड लेके जाएगा तब आर्टरी कहा जाएगा, जब ब्लड इसमें से हार्ट में जाएगा तो वीन्स कहा जाएगा। अगर ब्लड हार्ट से वेसल में आया, हार्ट से वेसल में आया ब्लड वेसल में, तो इसको हम कहेंगे आर्टरी। और अगर वेसल से हार्ट में जाने लगा तो उसी को हम कहेंगे वीन। तो इसीलिए आर्टरी वीन बन जाती है, वीन आर्टरी बन जाता है जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की, कि कहाँ से ब्लड कैसे जाता है। तो शुरू होता है हार्ट से। हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, CO2 नहीं होती है, कम होता है। तो हार्ट प्योर ब्लड को सप्लाई कर देता है किसको, कार्डियो विसरल वेसल्स में। हार्ट सबसे पहले कैसे पंप करता है, वेंट्रो डॉर्सली। कैसे पंप करता है, वेंट्रो डॉर्सली। वेंट्रो डॉर्सली का मतलब वेंट्रल से डॉर्सल साइड, पहले वेंट्रल साइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर डॉर्सल साइड, तो ब्लड भी वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ चलेगा। वेंट्रो डॉर्सली कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रो डॉर्सली कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट तो
डॉर्सल साइड में होता है कार्डियो विसरल वेसल्स होती हैं, हमने पढ़ाया था कि ये डॉर्सल साइड में होती हैं, ठीक है। तो कार्डियो विसरल वेसल्स जब ये वेंट्रोडॉर्सली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डियो विसरल वेसल्स में ब्लड जाएगा। ये कार्डियो विसरल वेसल्स जो होती हैं ये ब्लड ले जाती हैं हर एक ऑर्गन को, हर एक बॉडी पार्ट को लेके जाती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं और टेस्ट वेसल्स जो होती हैं उनको ये सप्लाई करता है, कार्डियो विसरल वेसल्स। हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड दिया कार्डियो विसरल वेसल्स को, कार्डियो विसरल वेसल्स ने प्योर ब्लड को किसको दे दिया, विसरल ऑर्गन्स को दे दिया। अब ऑर्गन्स ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया और CO2 निकाल दिया, ऑक्सीजन ले लिया CO2 निकाल दिया, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कि इम्प्योर ब्लड हो गया। वो ब्लड कौन कलेक्ट कर लेगा, ब्रैंकियो विसरल ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। अब ब्रैंकियो विसरल ब्लड वेसल से डॉर्सल एओर्टा में चला जाएगा और डॉर्सल एओर्टा उस ब्लड को किसको दे देता है, ब्रैंकियल वेसल्स को दे देता है, ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए दे देता है। और ये इसके बाद ब्रैंकियो विसरल वेसल से ये वेंट्रल एओर्टा में चली जाती है और वेंट्रल एओर्टा से वापस हार्ट में चला जाता है। ऐसा कब होता है, जब वेंट्रोडॉर्सली कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, वेंट्रोडॉर्सली कॉन्ट्रैक्शन जब होता है हार्ट का तो हार्ट से कार्डियो विसरल वेसल्स, कार्डियो विसरल वेसल्स से विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन से ब्रैंकियो विसरल ब्लड वेसल्स और फिर डॉर्सल एओर्टा ब्रैंकियल वेसल से होते हुए वापस वेंट्रल एओर्टा से हार्ट में आ जाता है। अब जब हार्ट उल्टा यानी रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब क्या होगा, रिवर्स फेज जब आता है, रिवर्स फेज यानी अब जो हार्ट होगा वो उल्टा पंप करेगा, उल्टा पंप करेगा तो सब कुछ उल्टा चलने लग जाएगा। हार्ट अब डायरेक्टली पंप कर देगा वेंट्रल एओर्टा में, वेंट्रल एओर्टा किसको दे देगा, ब्रैंकियल वेसल्स को, ब्रैंकियल वेसल्स से ब्लड ले लेगा डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा से ब्लड आ जाएगा ब्रैंकियो विसरल ब्लड वेसल्स में, ब्रैंकियो विसरल ब्लड वेसल्स से आ जाएगा विसरल ऑर्गन और टेस्ट वेसल्स में और इनसे फिर जस्ट अपोजिट ब्लड फ्लो होता जाएगा और ये हो गया रिवर्स फेज। इधर वाला जो है ये वेंट्रोडॉर्सल कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है और इधर से रिवर्स फेज है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये चेंजेस डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट रेगुलर इंटरवल, तो ब्लड का फ्लो डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपना। आर्टरी वेन्स का जो है रोल चेंज होता रहेगा, वो भी हमने समझा दिया। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और हार्टमैनिया में हमने शुरू में पढ़ा कि 3 टाइप के इसमें 3 पार्ट्स होते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबसे पहला था हार्ट एंड पेरिकार्डियम, हार्ट कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, उसको पंप करना होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था पेरिकार्डियम, उसमें पेरिकार्डियम क्या था, पेरिकार्डियम कवरिंग थी हार्ट की जो उसको शॉक एब्जॉर्ब करती थी, शॉक से बचाती थी और उसको चारों तरफ से कवर करती थी। पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड हुआ करता था, पेरिकार्डियल फ्लूइड के जो कंटेंट्स थे वो ब्लड से सिमिलर हुआ करते थे। और दूसरा हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हमने पढ़ी 4 टाइप की, कौन कौन सी पढ़ी, पहली डॉर्सल एओर्टा, दूसरी वेंट्रल एओर्टा, तीसरी ब्रैंकियो विसरल वेसल्स, चौथी कार्डियो विसरल वेसल्स। चारों के बारे में पढ़ाया हमने पढ़ा है अच्छे से। और उसके बाद हमने ब्लड वेसल्स के बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कलरलेस ल्यूकोसाइट्स होती हैं और पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वैक्यूल्स एक हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, फ्यू हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद हमने ये कोर्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ा है। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में ये 2 डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है, एक वेंट्रोडॉर्सली कॉन्ट्रैक्शन के समय, दूसरा रिवर्स फेज के समय अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हार्ट बीट करता है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया टॉपिक। थैंक यू।